शादी के बाद दूसरी बार स्टेज पर चल रहा हूँ, अल्लाह खैर ही रखे। खैर, पावर टॉक का आज का जो टॉपिक था वो है करोड़पति बनने के 3 तरीके। लेकिन क्योंकि अगर आप लोग करोड़पति बन गए अगली पावर टॉक में तो आपने आना नहीं है, फिर हमने चेंज कर दिया। हमने रखा ज़िंदगी के 3 सबक, ज़िंदगी के 3 सबक। लेकिन उन सबक से पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोगों ने बचपन में सबक पढ़ा, रे से पहाड़ और रे से घोड़ा? चले खैर, शुक्र है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने भी रे से पहाड़ और रे से घोड़ा पढ़ा और रेस लगा दी। समझना, सवाल करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर लेना और कामयाबी हासिल करना था। एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास। खैर, ज़िंदगी में सुन रखा था 2 ही किस्म के लोग होते हैं, एक इंजीनियर एक डॉक्टर। फिल्में देखते थे ज़्यादा तो पता चला भाई इंजीनियर की शादी आसानी से हो जाती है। हमने कहा चलो इंजीनियरिंग ही करते हैं। थोड़ा सा बिगड़ने लगे तो अम्मी ने बिठा के एक दिन मोटिवेशनल स्पीच दी और बोला 12वीं जमात तक बेटा पढ़ ले, नंबर लिया ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। हमने कहा चलो यार 12 क्लास जान लगाते हैं, फिर भागते। 12वीं क्लास तक में नंबर आ गए, सुकून के आना था। सवाल आ गया, भाईजान केड़ा इंजीनियर, कौन सी फील्ड? हमें तो पता ही नहीं था। हमने दोस्त को फ़ोन किया, हमने कहा यार फील्ड कौन सी चुने मेरे भाई, ये तो बताओ। कहने लगा फील्ड का कोई मसला नहीं होता, स्कोप चेक कर लेना, स्कोप। हमने तो शौक सुना था उर्दू में, स्कोप सुना इंग्लिश में, मोटिवेट हो गए। हमने कहा बताओ ये हमें समझाएगा कौन, स्कोप क्या होता है? उसने कोई मसला ही नहीं है, मैं तुम्हें एक काबिल आदमी ढूंढ के देता हूँ। मैंने कहा चलो ढूंढो। 3 से 4 दिन गुजर गए। एक दिन रात में उसकी कॉल आई, रात का पहर था। उसने कहा मिल गया है, तुम्हारी गली से 2-3 गली आगे है वो काबिल आदमी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। हमने कहा दिन में तो काबिल लोग ऑफिस जाते हैं, चलो अभी रात में इसको पकड़ लेते हैं। हम भागे उसके घर पे और आवाज़ दिए काबिल आदमी। उसने अपनी छत की खिड़की से जाकर, और हमारे यहाँ खिड़की का साइज़ इस तरह रखते हैं कि गर्दन ही बाहर आए, सेफ्टी के इशूज़ की वजह से कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। हमने आसमान की तरफ देखा, गुप अंधेरा, 2 आंखें। हमने कहा कुदरत तो सही जगह लाई है भाई। फिर हमने फ़ौरन सवाल किया, ये काबिल आदमी कौन सी इंजीनियरिंग? उसने भी कॉन्फिडेंस से बोला टेक्सटाइल। हमने कहा आप समझने की तो बात है, ज़रा पूछूं व्हाट इज़ द स्कोप ब्रदर? उसने भी आगे से सवाल दाग दिया, बोला आप कपड़े पहनते हैं? अब मैं जल्दी जल्दी अंधेरे में भाग के पहुंचा था। मैंने कहा शायद कोई गलती हो गई। मैंने कहा हाँ पहनता हूँ भाई। उसने बोला बस टेक्सटाइल, जॉब्स ही जॉब्स, पैसा ही पैसा, गाड़ी। बात गाड़ी तक पहुंची, दिमाग तो बंद हो गया, स्कोप समझ में आ गया। हमारे यहाँ तो साइकिल भी विरासत में मिलती थी, बड़े भाई से छोटे को, छोटे से छोटे को, और जब बिल्कुल आखिरी वाले को देते तो कह के देते देखो बेटा बड़े वाले की शादी होने वाली है। गाड़ी तक तो बात आई। तो मैंने कहा बस चलो यूनिवर्सिटी भागे हम। यूनिवर्सिटी में हमने फॉर्म लिया एडमिशन का, सारे ऑप्शन काट दिए, टेक्सटाइल में कर दिया। खैर 2000 की बात है, हम अपने स्कोप टेक्सटाइल की तरफ भागने लगे। हम अंदर क्या गए यूनिवर्सिटी में, पीछे से गवर्नमेंट ने स्कोप चेंज कर दिया। बोला कपड़ा और कपास में पैसे तो नहीं है भाई, पैसे हैं दिल से दिल मिलाने और कनेक्शन में। अब खैर वो उधर अपने स्कोप में लग गए, हम इधर स्कोप में लग गए। 4 साल बाद निकले, जॉब्स की हालत वो नहीं थी जो पहले थी। जॉब्स हो गई थी, 2-3 महीने गुजरे, हालत हो गई बुरी। हमने उस काबिल आदमी को फ़ोन किया, ओ भाई कहाँ है जॉब और कहाँ है गाड़ी मेरी? उन्होंने कहा आप खड़े कहाँ हैं? मैंने कहा यूनिवर्सिटी में। कहता थोड़ा बाहर आए, G3 पकड़े। जिनको नहीं पता G3 इज़ अ पब्लिक बस। G3 पकड़े, फलाना जगह पहुँच जाए, आपका एक सीनियर इंटरव्यू ले रहा है, सवाल जवाब में टाइम ज़ाया नहीं करें, ये भी निकल जाएगा। अब खैर क्लैरिटी क्या लेते, गलती तो हमारी थी, कोई क्लेम भी नहीं कर सकते थे। हमने पहले ही नहीं पूछा कि गाड़ी कौन सी है। खैर हमने दोस्त से CV मांगी, अपना नाम अपने बाप का नाम अपडेट किया उसमें, और एक चीज़ और अपडेट की कि भाई इंटरनेट यूज़र। उस ज़माने में फेसबुक व्हाट्सअप की तो इतनी बातचीत नहीं होती थी। हम सीनियर के पास पहुँचे, हमारे सीनियर भी बड़े काबिल आदमी थे। उन्होंने CV थोड़ी सी देखी, साइड में रख दी। आई थिंक पहले पढ़ चुके थे इस तरह की CVयाँ। फिर उन्होंने हमारा पैशन चेक किया। अब उस ज़माने में HR के इतने ज़्यादा टूल नहीं थे पैशन चेक करने के लिए। आप देखते थे कितने अरसे से ये बंदा बेरोजगार है और कितना उतावला हुआ है, वो तो आप हमें 5 फुट दूर से भी पहचान लेते। खैर उन्होंने कहा सद बस यार 5 साल ज़िंदगी चेंज। मैंने कहा 12 अम्मी को दिए, 4 काबिल को दिए, 5 इसको भी दे के देख लेते हैं। खैर पैशन के साथ हम टेक्सटाइल में आ गए, सिंजिंग सीखी, ब्लीचिंग सीखी, डाइंग सीखी। फिर हमें शौक हुआ यार फास्टनेसेस सीखते हैं, कलर फास्टनेसेस। हम पहुँचे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। अब प्रिंटिंग में प्रोसेसिंग की ज़्यादातर PhD लोग होते हैं, वो खैर हमारे इंतज़ार में थे। हम पहुँचे, हमने कहा यार कलर फास्टनेसेस सीखनी है। उन्होंने कोई मसला ही नहीं है भाई, इधर आओ। कलर किचन ले गए और बोला ये डब्बे दो, जिस डब्बे में से कलर ना निकले समझ जाना ये कलर बहुत फास्ट होता है। हम भी लग गए बगैर पूछे सवाल के, यार ये किस तरह की फास्टनेसेस है। खैर उससे पता चला कुछ कलर वाकई ही फास्ट होते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमने वहाँ सीखी, वहाँ एक मैनेजर था,
उसको दोपहर में नींद आ जाती थी। जब उसको नींद आती थी ना, वो सामने अपना एक बच्चा बिठा देता था। वो बच्चे होते हैं ना जो कपड़ा वपड़ा लोचा वोचा ख़त्म करते प्रिंटिंग में, तो खैर वो बिठा देता था। उसकी जॉब ये होती थी जब जीएम गुजरे ना वो उसको उठा दे। अच्छा, जैसे जीएम आता था वो बच्चा उसको उठाता था, वो चीखना शुरू कर देता, अरे तुम लोगों को ख्याल नहीं है कंपनी का, शिपमेंट डिले हो गई, डीएस साइड हो गई। अब मैं बाहर से देखूँ, मैं कहता हूँ यार ये क्या बात हुई, सोने वाला आदमी जागने वाले आदमी को जाकर डांट रहा है। मैं भी बड़ा परेशान हो गया। अच्छा, जीएम साहब बड़े उससे इंप्रेस होते हुए कहते जाते थे, ये बंदा है काम कर रहा है, ये बंदा है काम। मैंने लोगों से पूछा भाई ये माजरा क्या है, उन्होंने कोई भी नहीं, सिंपल माजरा है LBDN। मैंने कहा LBDN, इतना बड़ा फार्मूला, बताओ तो सही भाई ये है क्या। लुक बिजी डू नथिंग, कुछ करो ना करो भाई एटलीस्ट शोर तो करो। तो मैंने कहा भाई ज़बरदस्त, ये लर्निंग हुई प्रिंटिंग में आने की। खैर हम अपने स्कोप की तरफ भाग रहे थे, 1.5-2 साल गुजरे। गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज अपडेट कर रही थी, प्रोडक्शन हो गई हमारी मिल की 60%, लेकिन हम LBDN सीख चुके थे। हमने एग्जॉस्ट में एक जगह ढूंढ ली, हम एक लॉट सुबह पकड़ते, शाम में उसकी अच्छी खासी कहानी बनाते कि ये लॉट हमारे बगैर तो निकलनी नहीं थी, और अपने मैनेजर को अपडेट करते। वो भी खुश, हम भी खुश। लेकिन एक मसला आ गया, वहाँ पे एक बंदा था, वो आज भी उसी पैशन से काम कर रहा था, उसी कमिटमेंट से काम कर रहा था। अब मेरे दिल में उसके लिए तरस आया। मैंने कहा शायद इसको LBDN की समझ नहीं है। तो मैं एक दिन दोपहर में मौका ढूंढ के उसके पास पहुंचा, वो बैठा हुआ था, अभी भी काम कर रहा था। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा एक बात बता भाई, दिल में एक ख्याल था कि शायद ये आज से हमारा मुरीद बन जाएगा। तो हमने उसको कहा एक बात बता भाई, कि तुझे क्या मसला है यार, सारी प्रोडक्शन नीचे जा रही है, तू अपने काम में लगा हुआ, सब अय्याशी कर रहे हैं। और मुझे तो लगा किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगा दिया, खड़ा हो गया और कहने लगा असद, हालात ख़राब हो तो ठीक हो जाते हैं, इंसान ख़राब हो ना ठीक नहीं होता। अपनी ज़ात और आलात को अलग कर लो अगर कामयाबी चाहते हो। हमें तो लगा किसी ने नींद से उठा दिया है। आज तक करियर काउंसलिंग सुनी थी, ये कैरेक्टर काउंसलिंग कहाँ से आ गई। खैर हमने कहा भाई मुर्शिद का जहाँ और है, किताबों का जहाँ और। हमने ये चीज़ पकड़ी, सबक नंबर 1, हालात ख़राब हो तो खुद ख़राब नहीं होना, कमिटमेंट, पैशन, और दोबारा फील्ड में लग गए। अब जिस भी फील्ड में आप लगें और पैशन और कमिटमेंट के साथ काम करें, ये तो डन है, आपको कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाता है। खैर मिलना शुरू हो गया, सक्सेस आई, अपग्रेड हुए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आई, बट बिहेवियर का प्रॉब्लम आ गया। रवैया, जो अपनी दस्तरत पे थे उनकी इज्जत अफजाई करने मज़ा आने लग गया। मकसद था नंबर हासिल करना, कामयाबी हासिल करना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बस ज़िंदगी क्योंकि मकाफात अमल है, मैनेजर चेंज हो गया। इस मैनेजर का जो साउंड सिस्टम था वो बहुत अपग्रेडेड था। हम जब सुबह जाते, जितनी इज्जत अफजाई हम अपने नीचे वालों की करके जाते, वो सुबह ऑफिस में खड़ी करके उससे डबल टेबल हमारी करता, और उसकी आवाज़ चील जैसी थी, 3-4 ऑफिस में पहुंच जाती। अब सुबह सुबह हर रोज़ हमारा अखबार निकलने लग गया बेइज्जती का। खैर हमने फार्मूले को उलट पलट के देखा, मैंने कहा क्या गलती कर रहे हैं यार, फार्मूला तो मुर्शिद ने सही दिया था, फार्मूला चले ही ना भाई। करते करते 2-3 माह गुजर गए। एक दिन हम सुबह सुबह उठे घर से निकलने के लिए, घंटे भर का हमारा सफ़र था। बस में बैठ के हमने डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाई कि शायद फार्मूला चल जाए, फार्मूला था कि चले ही ना। खैर दिमाग में दर्द होना शुरू हो गया। हम उतरे बस से, सड़क चेंज की, वापस घर, और मुर्शिद को कॉल मिलाई। तो मुर्शिद साहब ये कैसा फार्मूला था, इसकी तो कोई लाइफ ही नहीं थी, बैटरी बैठ गई। मुर्शिद ने पूछा क्या हुआ मियाँ, कामयाबी नहीं हुई, पैसे नहीं आए। यार मैं वो तो आए यार ज़िंदगी में, लेकिन सुकून नहीं है, इज्जत नहीं है, आसानी नहीं है। कह रहा देखो भाई एक बात समझ लो, मैं कुंवारे लोगों को मोटिवेट करता हूँ, अगर शादी होगी ना तो मुर्शिद बदल लो। और मैंने कहा मुर्शिद ये मजाक का टाइम नहीं है, बहुत परेशानी में हूँ, कोई हेल्प करो। बोला अच्छा बताओ क्या चाहते हो। मैंने सिंपल, आसानी चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ, इज्जत चाहता हूँ। बोला जो चाहते हो देते हो। दुनिया ऐसी रुक सी गई। हमने बचपन में तो ये बात सुनी थी, लेकिन हम समझते थे शायद ये पैसे की लेन देन का मामला है, और नॉर्मली BC में होता है ना, BC का हमें समझ ही नहीं आता था। हम जब भी डालते थे वापस नहीं आते थे। खैर हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। खैर मुर्शिद को मैंने बोला देखो भाई इंजीनियर आदमी है, फार्मूले से हमें समझ में आती है, फार्मूला दो तो समझेंगे, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें हमें नहीं समझ में आती। उसने कहा लिखो फार्मूला, मेरा हक मेरा फर्ज। अब जिस चीज़ को तुम हक समझते हो वो बांटना शुरू कर दो। इज्जत समझते हो तुम्हारा हक है, बांटो लोगों में। आसानी समझते हो, देना शुरू करो। सुकून चाहते हो, लोगों में दो ना यार। समझ आ गया भाई फार्मूला में। हमने सबक 1 सबक 2 को साथ जोड़ा और ज़िंदगी की लाइफ में दोबारा भागने लगे। खैर बहुत बेहतरी आई। स्कोप के 5 साल स्कोप के करीब करीब आ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट का स्कोप पूरा हो गया। नए नए
पैकेजेस आ गए, सारी रात दिल की बात, 3 रुपये में 24 घंटे, दिल से दिल का कनेक्शन, लोग उस पर फोकस करने लगे, टेक्सटाइल की आगे बढ़ती, हमारी मिल बैठ गई। हम घर आ गए, ऐसा लगा कि ख़ानदान के सारे दाखिली और ख़ारजी मसाइल ख़त्म हो गए, अब तो सबसे बड़ा मसला मैं हूँ। अब जो भी आता अपने छोटे बच्चों को लाता, मैं दिखाता, बोला बेटा ज़िंदगी में जब भी फैसला करना सोच समझ के करना। कुछ बड़े बच्चों को भी लाते और हमें मोटिवेट करने की कोशिश करते, बेटा इसने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की देखो कहाँ तक चला गया। खैर हर हंसता हुआ शख्स जहर लगता था। नमाज में अगर हम दुआ करने चाहते कि अल्लाह मेरे हालात बदल दे, दुआ निकलती या अल्लाह इसके भी बदल दे कुछ। खैर अल्लाह ने सुनी ली, ख़ानदान में एक हो गई मैयत। हमने कहा चलो अब ये तो बड़ा डिज़ास्टर हो गया, अब हम भी जाएंगे तैयार होकर, बोलेंगे बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। हम खैर तैयार होकर उस मैयत में पहुँचे और हमने जैसे ही अंदर गए, लोग मैयत छोड़ के हमारी तरफ उमड़ आए। बहुत अफसोस हुआ, बहुत। एक दो को तो मैंने बर्दाश्त किया, जब बहुत ज़्यादा हो गया ना तो मैंने चीख के बोला भाई मरा वो है, मैं नहीं। खैर मायूसी के आलम में घर आ गया। घर आता है ना बंदा जब इस तरह के ब्रेकअप होते, शायर बनना चाहता है। हमारी भी किस्मत, हमें इब्ने इंशा टकरा गए। उनकी ज़िंदगी भी इसी तरह मुश्किलात में गुजरी है। तो एक दफ़ा वो बहुत मुश्किल हालात में आ गए, बहुत मुश्किल हालात में। उन्होंने अपने दोस्त मुश्ताक यूसुफी को फ़ोन किया, यार हालात बहुत ख़राब हैं। मुश्ताक यूसुफी साहब ने कहा भाई हुआ क्या है? तो यार हालात इतने ख़राब हो गए, 35 कुर्ते हैं, एक पजामा, क्या करूं समझ नहीं आता। मुश्ताक यूसुफी साहब थोड़ी देर खामोश रहे और फिर बोला सिंपल हल है भाई, ये पजामा भी किसी को दे दो, कम से कम इस मामले में तो फोकस कर सको। बस ज़िंदगी में जब परेशानी और हालात आते हैं ना, इंसान अपनी स्ट्रेंथ से हट के अपनी वीकनेस पे चला जाता है और फिर इस तरह की पजामी सोच, और शायद कुछ पजामे लोग जो आपको कहते हैं बहुत अफसोस हुआ। तो कोशिश करें जब हालात ख़राब हो तो आप ऐसी सोचों और ऐसे लोगों को बांध के थोड़ी देर साइड में रख दें और ये बात दोहराते रहें, जो पास से है वो ख़ास से है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और शादीशुदा भी दोहराएं, सब्र तो आ ही जाएगा। खैर ज़िंदगी के सफ़र में मैंने ये सीखा कि जब भी कोई बुरे हालात होते हैं, इट्स नॉट अबाउट योर डिग्री स्किल सेट। जब भी क्राइसिस आएंगे दे चेक योर कैरेक्टर्स। आज भी ख़राब हालात आते हैं, मैं ज़िंदगी की तरफ मुड़ के देखता हूँ और इन 3 सबक को ज़रूर याद रखता हूँ। और जब मेरे अंदर से सोचें आना शुरू होती हैं कि असद बहुत अफसोस हुआ, तो मैं कहता हूँ सुनो भाई, वो मरा था, मैं नहीं। शुक्रिया।